हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूं। मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, बुक वाइज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड्स, सीबीएसई, ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस का जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो मैग्नेट ब्रेन्स में 100% फ्री अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा कोर्स 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी हम बैठे हुए हैं आप लोगों को सारा मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। तो चलिए आज जो है हम रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑर्डर और लॉजिकल ऑर्डर का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 देख लिया है, जिसमें कि मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वहां पर कवर अप कराए थे। पार्ट 1 में हमने रैंकिंग देख लिया था और वर्ड फॉर्मेशन भी देख लिया था। अब जो है हम यहाँ पर डिक्शनरी ऑर्डर और कुछ वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड भी यहाँ पर पार्ट जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डायरेक्शन दिया हुआ है फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब हमारे पास एक वर्ड गिवन होगा, उस गिवन वर्ड से हमें जो है लेटर्स पिक करने हैं। और ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो जो भी गिवन वर्ड होगा उसके हमें लेटर्स को यूज करना है और लेटर को यूज करके क्या करना है, वर्ड बनाना है। मतलब हमें यहां पर वर्ड फॉर्मेशन करना है। No letter from the word can be used in forming the new word more than the number of times it appears in the given word. Very very important कि अगर जो आपके पास given word है उसमें जितनी बार number of letters given है हमें उतनी ही बार यूज करना है। मतलब अगर वो एक बार given है तो हमें word बनाने में उसको एक ही बार यूज करना है। अगर वो 2 बार given है, मान लीजिए डबल एस है, डबल टी है, तो हमको डबल एस या डबल टी जो गिवन है उसको हम 2 बार यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर 2 एस गिवन है तो हम 1 एस यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो एक कंप्लीट वर्ड में लेटर्स बहुत सारी गिवन है, हमें तो उसमें से पिक करने हैं। तो 2 एस में से हम 1 एस भी पिक कर सकते हैं, दोनों एस भी पिक कर सकते हैं, लेकिन तीनों एस थोड़ी ना पिक कर सकते हैं, क्योंकि गिवन ही 2 एस हैं तो हम 2 ही एस पिक कर पाएंगे। ये यहां पर हमें बता रहा है और ये हाथ से हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। सो ये बेसिक सा डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन को याद रखना है, अच्छे से बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं डायरेक्शंस के हिसाब से हमें करने हैं। तो सबसे पहला जो गिवन वर्ड है वो है रेट्रोस्पेक्टिव और ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं कि इसमें से लेटर्स को यूज करके हमें वर्ड फॉर्मेशन करना है और कौन सा वर्ड फॉर्म होगा हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैं अगर यहाँ पर एक बार वर्ड को देखता हूँ रेट्रोस्पेक्टिव, दिमाग में बैठा लिया रेट्रोस्पेक्टिव, और जब मैं कोई दूसरे वर्ड्स को देखता हूँ तो मुझे यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, एकदम से क्लिक होता है कि 2 पी यहां पर गिवन है लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में एक ही पी गिवन है। फिर मैं क्या देख पा रहा हूं, प्रक्योर में यू गिवन है जो कि यहां पर कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, जब हम किसी वर्ड को बार बार अपने दिमाग में बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि वहां कौन से लेटर है, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो एग्जैक्टली कौन से लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जब हम बार बार बोलते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं स्नेक स्नेक स्नेक, तो मुझे दिमाग में बैठ रहा है ना SNAKE है, छोटी स्पेलिंग है तो वर्ड लेटर्स भी याद रहते हैं। बड़ा वर्ड है तो हो सकता है एकदम से जो लेटर्स हैं वो दिमाग में ना आए, लेकिन अगर हम बार बार जब बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव तो यू का प्रोनाउंसिएशन तो नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो यहां पर समझ में आ रहा है रेट्रोस्पेक्टिव, एक ही बार पी आ रहा है, 2 बार कहीं पी समझ ही नहीं आ रहा है, सुनने में भी नहीं आ रहा है, और एक बार फिर नजर भी मार ली कि दिख तो एक ही पी रहा है। तो हम यहां पर हम लोगों ने जो है, मतलब जहां पर आपको थोड़ा बहुत भी शक हो कि यार ये लेटर मुझे लगता है इसमें नहीं था, तो उस लेटर को आप चेक कर लीजिए। अगर आप एक एक लेटर चेक करोगे कि पी को चेक करूं तो पी है यहां पर, फिर आर को चेक करूं क्या आर है, बिल्कुल है, फिर ओ को चेक करूं ओ है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। एक एक लेटर को चेक करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्या याद रखना है, आपके दिमाग में ये वर्ड बार बार चलते रहना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव, ताकि प्रोनाउंसिएशन एक आपको हेल्प कर देगा। दूसरा, जब आप नजर मारेंगे इस वर्ड में तो आपको एक आध लेटर ऐसा कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा जो शायद यहां पर इस वर्ड में नहीं होगा। आप प्रोनाउंसिएशन से उसको पकड़ेंगे। प्रोक्योर, तो हमने यहां से यू को पकड़ा और फिर एक नजर मार दीजिए कि कहां यहां पर क्या यू अवेलेबल है या नहीं है। जब हमने देखा कि यहां पर यू अवेलेबल नहीं है तो हमने तुरंत एलिमिनेट कर दिया।
प्रॉपर में मुझे समझ में आ रहा था कि 2 बार पी दिया हुआ है, तो मैंने देखा 2 बार पी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो एक ही बार दिया हुआ है, तो मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। और अगर जब मैंने एक्टिव को देखा तो रेट्रोस्पेक्टिव, स्पेक्टिव में ए नहीं है, यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या दे दिया, ए दे दिया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यहां पर क्योंकि मेरा पहला वाला ऑप्शन जो है वही आंसर है, क्योंकि स्पाइस, SPI और C और ये E यहां पर गिवन है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मुझे समझाना था, इसलिए मैंने इसको सारे ऑप्शन में ले जाके आपको बताया कि किस तरीके से हम यहां पर एलिमिनेशन करेंगे और हम जो है यहां पर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आंसर भी ढूंढ सकते हैं विदाउट एलिमिनेशन, कि मैं पहला ऑप्शन पकड़ूं फिर सेकंड ऑप्शन पकड़ूं। पहले ऑप्शन को देखा, एलिमिनेट अगर नहीं हो रहा है तो वही मेरा आंसर है, लेकिन मान लीजिए पहला एलिमिनेट हो गया, सेकंड एलिमिनेट हो गया, थर्ड वाला एलिमिनेट नहीं हुआ तो थर्ड मेरा आंसर है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। दैट मीन्स एलिमिनेट करने की स्टेप आपके दिमाग में होनी चाहिए, कैसे एलिमिनेशन होगा। इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया कि एलिमिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका प्रोनाउंसिएशन, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन से लेटर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको वॉइस अपने दिमाग में आएगी कि कौन सा लेटर की आवाज हमको आ रही है, और फिर एक फर्दर चेक करने के लिए आप उसको एक बार नजर जरूर मारिए वर्ड को कि भाई ये यू है कि नहीं है या 2 पी है कि नहीं है। जहां पर थोड़ा बहुत भी शक हो जाए, बस उन लेटर्स को आप चेक करिए। एक एक लेटर को चेक करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइंड और चेक करना है, मिनिमम टाइम पे चेक करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले आंसर चेक कर लेते हैं। और आंसर आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए स्पाइस जो है, ये वर्ड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो इस गिवन वर्ड रेट्रोस्पेक्टिव में जो लेटर्स दिए हुए हैं उन लेटर्स को मैंने यूज किया है, और इन लेटर्स को जब मैंने यूज किया है एक से ज्यादा बार, मतलब कोई अगर लेटर गिवन है तो उससे ज्यादा यूज नहीं किया है, कोई लेटर अगर 2 बार गिवन है तो उसको 2 से ज्यादा बार यूज नहीं किया है। हमने सिंपली जो है जो लेटर जितनी बार दिया हुआ है उतनी बार हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। और ये रूल बोलता है, डायरेक्शन ने हमें बता रखा है कि जब हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इसी वर्ड के लेटर्स को यूज करना है, और जितने बार यहां लेटर दिया हुआ है उससे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहां पर वर्ड हमको दिया हुआ है MISCEGENATION, ठीक है, मिस कैगिनेशन दिया हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ABCD। नेक्टर दिया हुआ है, GENTIN, जेनिशियन दिया हुआ है, टीनेज दिया हुआ है, कॉशन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, आप इस वर्ड को अपने दिमाग में चलाते रहिए और एकदम से देखिए कि नेक्टर, TAA दिख रहा है मुझे, C दिख रहा है मुझे, T एक बार दिख रहा है मुझे, R नहीं दिखा मुझे। तो R नहीं दिखा तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि मिस कैगिनेशन में R नहीं दिख रहा है। फिर मैंने यहाँ पर देखा, तो मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने एक नज़र मारी और इस पर एक नज़र मारी, लेफ्ट टू राइट नज़र मार रहे हैं, इस पर भी एक नज़र मारी, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि भाई I भी है, A भी है, N भी है, मैंने यहाँ पर देख लिया, T भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है, G भी दिया हुआ है। तो यही मेरा आंसर दिख रहा है, लेकिन हम फर्दर एलिमिनेट भी कर देते हैं। 2 बार ई, देखिए जो भी लेटर 2 या 3 बार दिया हो तो उसको तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लेटर यहाँ पर 1 बार दिया हो और यहाँ पर जो है 2 बार दे दिया हो। लेकिन हमने देखा कि 2 बार ई दिया हुआ है। टी हम थोड़ी देर पहले चेक कर चुके थे, तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। एन हम पहले चेक कर चुके थे, हमें पता है कि एन यहाँ पर अवेलेबल है। ए हमने देखा था कि ए भी अवेलेबल है, जी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ई जो है 1 2 3 टाइम्स जो है वो यूज़ हो गया है, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ई 2 ही बार दिए हुए हैं। सो 2 से ज़्यादा बार यूज़ कर लिया है ई को, और हमारा रूल क्या बोलता था कि हमें जितनी बार ई वर्ड में गिवन होंगे उतनी बार ही हमें वहाँ पर उस ई को या उस लेटर को यूज़ करना है। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर आ जाइए, यू मुझे देखो सीधा सीधा यू जो दिख रहा है वो यहाँ पर यू कहीं पे नहीं है, और जब यू कहीं पे नहीं है तो मैं सीधा एलिमिनेट कर दूंगा। कभी कभी हम सीधा लेटर को देख के बता सकते हैं, जो 1 से ज़्यादा बार लेटर होते हैं कहीं ना कहीं उससे एलिमिनेशन होता है। तो आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन में
किसका रोल कितना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, और इस क्वेश्चन में जो है कितने हम जल्दी आंसर कर पाएं, उसके लिए हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आपकी धीरे धीरे खुद से भी लर्निंग हो जाएगी, लेकिन थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप आंसर देखें तो आंसर बी जो है वो हमारा आंसर हो गया है कि हमने वर्ड फॉर्मेशन जो किया है, ये वर्ड इस वर्ड से हमने लेटर को यूज करके बना दिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नियो क्लासिकल वर्ड है, और हमें यहाँ पर वर्ड बनाना है नेक्रोसिस, सिलिकॉन, कैलिको एंड आंसर। यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑप्शन है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेक्रोसिस, नियो क्लासिकल, क्या आर कहीं पर दिख रहा है? आर आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है। मैंने यहाँ पर सिंपली वर्ड को अपने दिमाग में बोल के यहाँ पर पता लगा लिया कि कौन सा लेटर हमारे इस गिवन वर्ड जो है क्वेश्चन में उसमें नहीं है। फिर हमने देखा सिलिकॉन, सबसे पहले आई को चेक करेंगे, क्या 2 बार आई दिया हुआ है? नियो क्लासिक एक ही बार आई है, यहाँ 2 बार आई है, तुरंत एलिमिनेट करेंगे। तो आपने क्या देखा कि प्रोनाउंसिएशन एक तरीका है एलिमिनेशन करने का, या एक लेटर जो बार बार यूज कर लिया जाए उसको सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, वहां पे भी एलिमिनेशन आपका हो जाता है। फिर हमने क्या देखा? कैलिको, CAL देखो यहीं पर दिख रहा है हमें, आई दिख गया, फिर एक और सी दिख गया, 2 बार सी है तो 2 बार सी दिख गया, ओ भी दिख गया, तो दैट मीन्स यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी जो है वो मेरा आंसर हो गया। क्या मुझे डी को एलिमिनेट करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, तो इसलिए मैं यहां पर जितना प्रैक्टिस हो जाए एलिमिनेशन की उतनी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। नियो क्लासिकल आंसर, आंसर में ध्यान से देखिए, ये आपको लेटर दिख रहा है जो कि यहां पर हम प्रोनाउंसिएशन में उस लेटर को यूज ही नहीं कर रहे हैं। सो ये एक तरीका है, मैंने आपको बताया, बाकी हमें एक बार उसको फर्दर चेक करना पड़ता है। सिंपली ये नहीं कि देखा और एलिमिनेट कर दिया। इसको जब देखा कि प्रोनाउंसिएशन में यूज नहीं हो रहा है, देन हम एक बार इसमें नजर जरूर मारते हैं, क्या ये लेटर यहाँ पर है कि नहीं है। नहीं है तो तुरंत हम इसको फिर क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। चलिए, तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है गायरो कंपास। वर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, गायरो कंपास मुझे तुरंत दिख गया। क्या ई ऊपर गिवन है? मुझे यहाँ पर कहीं पे भी ई नहीं दिख रहा है, मैंने तुरंत एलिमिनेट कर दिया। गायरो कंपास पेस्टोर, मुझे यहाँ पर ध्यान से देखिए, PA दिख रहा है, PA भी दिख रहा है, S तो साथ में दिखाई, तो PAS भी हो गया। TOR की बात हो रही है, लेकिन गायरो कंपास में T कहीं अवेलेबल नहीं है, T कहीं अवेलेबल नहीं है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। मायोपिया देखना है, मायोपिया Y भी है, M भी है, O भी है, P भी है, लेकिन I आपको यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सो मायोपिया का I यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर आपका स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है, बट तब भी चेक कर लेते हैं। S अभी देखा था, यहाँ पर दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, R दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर कि A जो है वो यहाँ पर छुपा हुआ है, ये A भी दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर P भी दिया हुआ है। सो दिस इज माय आंसर कि आप स्क्रैप वर्ड जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं इस गिवन वर्ड से, जिसका नाम है गायरो कंपास। उसके लेटर्स को यूज किया और उनके लेटर्स को यूज करके मैंने एक वर्ड फॉर्मेशन किया है और वो वर्ड है स्क्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजरेबल में यहाँ पर 4 वर्ड दिए हुए हैं। मार्बल, LE दिख रहा है, B भी दिख रहा है, BLE। देखो एक साथ तीनों वर्ड दिए हुए हैं, लेटर्स, यहाँ पर तीनों लेटर्स को यूज किया हुआ है। RA भी दिया हुआ है और M भी दिया हुआ है, तो ये आपका वर्ड बन रहा है। सीधा आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल गया है कि इमेजरेबल से जो वर्ड बना है वो पहला ही वाला ऑप्शन था, मार्बल। ये सबसे इजी हो जाता है कि अगर पहले ऑप्शन में ही आपको आंसर मिल जाए। अगर D या C होता है तो आपको A B चेक करना ही पड़ता है और साथ में फिर C भी चेक करना पड़ता है अगर C आंसर है, और अगर D आंसर है तो आपको फिर चारों ही चेक करने पड़ जाते हैं या तीनों चेक करने पड़ जाते हैं, क्योंकि 3 अगर एलिमिनेट हो गए स्टार्टिंग के तो चौथे को फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, हमें थोड़ा सा डाउट होता है, हम एक बार उसको कंफर्म ज़रूर करते हैं, इसलिए हम उसमें D को भी चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं मैंने गलती से ABC में से किसी को एलिमिनेट कर दिया हो, लेकिन शायद उसी में से एक आंसर हो। तो इसलिए हम D को डायरेक्टली आंसर मार्क ना करते हुए हम एक बार चेक ज़रूर करते हैं, और ये मतलब हर स्टूडेंट करता है और आपको भी करना चाहिए, क्योंकि सिंपली एक बार एक ऑप्शन को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन शायद अगर गलती हो रही हो
तो वो जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है वो नेगेटिव मार्किंग बच जाएगी। इसलिए जो है चेक ज़रूर कर लेना चाहिए, एक नज़र ज़रूर मार लेनी चाहिए, अपने आप को, अपने आंसर को एक बार कंफर्म ज़रूर करना चाहिए सही है या नहीं है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कवर अप कर लिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 9 और उसके डायरेक्शंस यहां पर गिवन है। डायरेक्शंस क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स, मतलब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अब देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास 4 यहां पर ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे थे और चौथा जो वर्ड फॉर्म होता था हम उसको आंसर मार्क करते थे। बट यहां पर क्या करना है, मेरे पास 4 वर्ड होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा। यहां पर 3 वर्ड फॉर्मेशन होगा, 3 वर्ड का, और चौथे का फॉर्मेशन नहीं होगा, जो भी आंसर होगा आपका, और यहां पर आप उसको जो है आंसर मार्क कर देंगे जिस वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब एलिमिनेशन एक का होगा और वही मेरा आंसर होगा। यहां पर 3 वर्ड्स का एलिमिनेशन नहीं होगा। फिर क्या दिया हुआ है, बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, नो लेटर फ्रॉम द वर्ड कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मिंग द न्यू वर्ड मोर देन द नंबर ऑफ टाइम्स इट अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। तो जैसा पिछले डायरेक्शन में था वैसा ही यहां पर गिवन है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब ये वर्ड हमें जो नहीं बनेगा वो मेरा आंसर होगा। और पिछले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में क्या था कि जो वर्ड आपका बनने वाला है वो आपका आंसर होता था। तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली डायरेक्शन कहना क्या चाहता था। वर्ड है आपके पास फर्मेंटेशन। वर्ड क्या है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में FERMENTATION हमारे दिमाग में बैठ गया, फर्मेंटेशन ये दिया हुआ है। और फिर हमारे पास वर्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, फॉर्मेट। तो ओ मुझे दिख गया, एफ मुझे दिख गया, FOR भी दिख गया, फॉर्मेट, मैट MAT भी दिख रहा है। सो ये वर्ड बन रहा है, ये वर्ड बन रहा है। आगे चलते हैं, ट्रीट। ट्रीट को देखा मैंने, ट्रीट में TR भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है, A भी दिख रहा है, और 2 बार T है तो 2 बार T भी दिख रहा है, तो ये वर्ड भी फॉर्म होगा। मेंटेन में 2 बार A दिख रहा है, लेकिन फर्मेंटेशन में एक ही बार A है। बस यहां पर जो लेटर एक से ज्यादा बार दिया रहता है उसी को दिमाग लगा लो तो काम हो जाता है। तो दैट मीन्स मुझे क्या दिखता है कि ये वर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर E 1 बार 2 बार दिया हुआ है, लेकिन A जो है वो एक ही बार दिया हुआ है, एक से ज्यादा बार नहीं है। नेटर चेक कर लेते हैं, NA, यहां पर अगेन जो है, यहां पर A दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है, T जो है 2 बार दिया हुआ है, E दिया हुआ है और R दिया हुआ है, बिल्कुल ये फॉर्म होगा। सो आपका यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि A, B और D वाले जो वर्ड हैं वो यहां पर फॉर्म होंगे, और जो फॉर्म होंगे वो आपके आंसर नहीं होने, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं। सो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। सो स्टूडेंट्स प्लीज ये चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो 4 ऑप्शंस होंगे आपके। आपने अगर डायरेक्शन को नहीं पढ़ा ध्यान से, आपने अगर मान लीजिए ये सोच लिया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया था वैसा ही कोई क्वेश्चन, और मान लीजिए आपका पहला ही वर्ड फॉर्म हो जाता है, आप सीधा A मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, आप B, C और D को चेक ही नहीं करेंगे कि एक से ज़्यादा वर्ड भी सही हो रहे हैं। तो इसलिए डायरेक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्ड जो फॉर्म हो रहा है वो आंसर मार्क करना है, या जो वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है वो आंसर मार्क करना है, क्योंकि एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। सो डायरेक्शन हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं सीधे क्वेश्चन पर गए और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आगे बढ़ गए। क्या चीज पूछी गई है, कैसे पूछी गई है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है ये। मतलब आप क्वेश्चन में एक तो टाइम दें, मेहनत करें, दिमाग लगाएं, और उसके बाद भी आंसर गलत मार्क करके आ जाएं, और जो कि शायद आपसे बहुत ही आसानी से बन सकता था, तो ऐसे में तो क्या होता है, फिर एग्जाम के बाद पछताना पड़ता है कि अरे ये तो बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। बनता हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि बनते हुए क्वेश्चन की में गलती ना हो। तो आप कैसे बचेंगे, आप डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको ध्यान देते हुए फिर आप आंसर करिए। और आंसर देते समय एक बार फिर कंफर्म कर लीजिए कि उसने पूछा क्या है। उसने x की वैल्यू पूछी है, उसने y की वैल्यू पूछी है, या उसने x+2 की वैल्यू पूछी है। आपने इक्वेशन सॉल्व करी, x की वैल्यू आ गई और आपने सीधा ऑप्शन में देखा, मार्क कर दिया। बट पता चला कि क्वेश्चन ने तो क्या बोला था कि आप x+2 की वैल्यू मुझे बताइएगा, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हम
एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आखिरी में जब एक्स की वैल्यू हो जाती है ना, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई, ऑप्शन में दिख रहा है, मार्क करो, आगे बढ़ो। लेकिन ऑप्शन में हो सकता है 5 भी था, 7 भी था और 9 भी था। एक्स की वैल्यू आपकी जैसी 5 आई, आपने 5 जो है वो यहाँ पर मार्क कर दिया, बट आपने देखा नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था x+2 की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर तो 7 होना चाहिए था, 5 नहीं होना चाहिए था। इस तरीके से यहां पर स्टूडेंट जो है गलती करते हैं। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि एग्जाम में क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा क्या गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेबरहुड वर्ड है आपके पास 4 ऑप्शन है। अगेन आप प्रोसेस करेंगे। सो यहाँ पर ओ यू एक साथ दिख गया, जैसे जो लेटर्स एक साथ दिख जाते हैं वो तो बहुत बढ़िया होता है, आपका काम हो जाता है। जी एच भी देखिए एक साथ दिया हुआ है। आर को देखना है, नेबरहुड में आर आपको दिख रहा है, तो ये वर्ड फॉर्मेशन होगा। ब्रॉड में हमें दिख गया बी, पिछले में आर चेक कर चुके थे, ओ बी ओ यू भी चेक कर चुके थे। देखिए जो लेटर हम चेक कर चुके होते हैं उसमें बहुत ही फटाफट हम चेक कर लेते हैं। सो जी एच यहाँ पर भी था। टी बस चेक करना है, तो नेबरहुड, नेबरहुड में टी कहीं नहीं है, और जब टी कहीं नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो ब्रॉट है ये फॉर्म नहीं होगा। बाकी जो है सी और डी आपके फॉर्म हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं HONOUR, तो OU पहले से दिया हुआ है, चेक कर चुके हैं। N भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है। ग्रिड GR G दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, I यहाँ पर दिया ही हुआ है, और D जो है वो यहाँ दिया हुआ है। सो ये वर्ड का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, दैट इज ब्रॉड वर्ड जो है यहाँ पर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना? क्योंकि टी लेटर का यूज किया है जो कि नेबरहुड वर्ड में नहीं गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड है, कॉम्प्रोमाइजिंग, और यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रिजन, प्रोमो, सिंगल और क्रॉप्स। सो यहाँ पर देखिए प्रिजन, कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग में PR भी दिया हुआ है, PR भी दिया हुआ है, I दिया हुआ है, SIS एक साथ में दिया हुआ है, O भी दिया हुआ है, कॉम्प्रोमाइजिंग में N भी दिया हुआ है, तो ये वर्ड आपका बनेगा। प्रोमो 2 बार O दिया हुआ है, बिल्कुल 2 बार O दिया हुआ है। PR यहाँ पर हमने पहले ही चेक कर लिया था, तो PR यहाँ पर भी दिया हुआ है, और M बस चेक करना है तो M भी दिया हुआ है, तो ये आपका वर्ड बन गया। सिंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल कॉम्प्रोमाइजिंग में L आपको कहीं दिख रहा है क्या? कॉम्प्रोमाइजिंग वर्ड L जो है वो यहाँ पर प्रोनाउंस ही नहीं हुआ है, और जब प्रोनाउंस नहीं हुआ है तो मुझे एकदम से क्लिक कर गया कि सिंगल में जो L दिया हुआ है वो L वर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग में मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, दैट इज सिंगल वर्ड जो है वो नहीं बन पाएगा, और बाकी जो आपके वर्ड्स हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा उस वाले गिवन वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेगोनिस्ट। सो प्रोटेगोनिस्ट में अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर RATION, RATION, N भी दिया हुआ है, ये हो गया। सो यहाँ पर RATION दिया हुआ है। अब RATION कहाँ, जहाँ पर भी यूज़ होता है आप मार्क कर सकते हैं कि भाई R और T तो पहले से गिवन है क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं। RAT हो गया, यहाँ पर RAT जो है वो भी दिया हुआ है, IO भी दिया हुआ था, IO भी दिया हुआ था, N भी दिया हुआ था। बस ये चेक करना है N है क्या? प्रोटेगोनिस्ट में N भी था, तो ये वर्ड तो है, ये तो चेक कर ही चुके हैं। ट्रूप में 2 बार O दिया हुआ है, 2 बार O यहाँ पर भी दिया हुआ है, और P भी दिया हुआ है। बस अब यहाँ पर क्या देखना है, ग्रांट में G और N, प्रोटोगोनिस्ट में यहाँ पर ध्यान से देखिए N भी दिया हुआ है आपका, T भी दिया हुआ है, RA भी दिया हुआ है, और G भी दिया हुआ है। तो क्या हमने गलती कर दी है? यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक और बार ध्यान से देख लेते हैं। RATION, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। ट्रूप में अगर आप ध्यान से देखिए तो TROO और P, यहाँ पर ट्रूप भी दिया हुआ है। GRANT, ग्रांट अगर हम देखें तो ये GR यहाँ पर A और N और T, ग्रांट भी दिया हुआ है। नेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर N दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 बार N यूज़ हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर यही गड़बड़ी हो गई मेरे से कि मैंने क्या बोल दिया कि नेशन में यहाँ पर T भी दिया है, I भी दिया, O भी दिया, N भी दिया, और फिर हमने वापस से जब N पे आए तो मैं N वापस से ढूंढने लगा, और देखिए मुझे N दिखा जैसे ही तो मैंने बोल दिया ये भी वर्ड बन रहा है। तो यही गड़बड़ी होती है कि भाई जब यहाँ पर कोई लेटर जो गिवन है वो जितनी बार गिवन है उतनी बार ही यहाँ पर होना चाहिए। मैंने ऊपर तो देखिए बहुत ध्यान दिया, लेकिन 2 N क्योंकि अलग अलग दूर दूर गिवन थे तो ध्यान नहीं दिया। सो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कोई लेटर जो है एक से ज़्यादा बार गिवन है तो उसको चेक ज़रूर करिए कि वहाँ गिवन वर्ड में वो वहाँ पर कितनी बार अवेलेबल है।
ठीक है, तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन का फॉर्मेशन इसी चीज से सबसे ज्यादा होता है कि वो कितनी बार गिवन है, उससे ज्यादा बार जब गिवन हो जाता है वहीं पर थोड़ी सी गलती होने के चांसेस भी होते हैं। सो आंसर डी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया कि ये वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बाकी रेशन, ट्रूप और ग्रांट जो है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 to 11 और यहाँ पर डायरेक्शन क्या दिए हुए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। सिंपली आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई रूल्स या प्रोटोकॉल्स आपको बताए जाएं। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द हिडन नेम ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल फिगर का यहाँ पर हिडन नेम ढूंढना है हमको इन द गिवन वर्ड फ्रॉम द आंसर वर्ड। ये गिवन वर्ड है, इसमें ढूंढना है आपको, और फ्रॉम द आंसर वर्ड्स हुज लेटर्स आर गिवन इन द जंबल्ड फॉर्म। मतलब यहां पे जो ऑप्शंस गिवन हैं ये भी जंबल्ड फॉर्म में दे दिए हैं, और ये जो जंबल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं यहां पर ये जो है क्या है, ये आपके एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो यहां पर बनना है, और ये मार्क करना है हमें कि कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर यहाँ पर बनेगा। सो अगर मैं देखता हूँ कौन सा वर्ड बना दें, पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे जो वर्ड गिवन है, लेटर्स जो गिवन है इसमें वो यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। तो OMDR गिवन है, LEID तो यहाँ पर देखेंगे LEI और D गिवन है, NILE NIL और E गिवन है, DORN तो DO यहाँ पर R और N सारे गिवन है। मतलब आप सिंपली लेटर से इसका एलिमिनेट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, आपको ढूंढना है ज्योमेट्रिकल फिगर। सो ज्योमेट्रिकल फिगर की अगर हम बात करें तो आप देखिए क्या यहाँ पर कहीं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एंगल कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, तो मुझे यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है NILE, और अगर मैं इसके लेटर्स को यूज़ करूँ तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है, दैट इज़ माय लाइन, जिसको हमने जंबल्ड फॉर्म में अरेंज कर दिया है। और जंबल्ड फॉर्म में अरेंज करने के बाद अगर आप देखें तो वो नाइल वर्ड बना दिया था, और ये नाइल वर्ड जो है यहाँ पर जो लेटर्स यूज़ किए हैं वो लेटर्स इस वर्ड से ही हमने पिक किए हुए हैं। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ा, लेकिन आसान है। थोड़ा सा टाइम लगाओगे तुरंत क्लिक कर जाएगा कि भाई कहीं सर्कल दिख नहीं रहा है, रेक्टेंगल दिख नहीं रहा है, स्क्वायर दिख नहीं रहा है, तो हमें बहुत ही आसानी से तुरंत दिख गया कि वहां पर लाइन वगैरह जो है वो वर्ड यहां पर फॉर्म हो रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, दैट इज नाइल, और हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम है यहां पर लाइन। Next, identify the hidden name of the country in the given word among the answer word whose letters are given in the jumble form. अब आपको करना क्या है, आपको कंट्री का नाम देखना है। आपको कंट्री का नाम देखना है तो कंट्री का नाम किस में देखना है, ये नरेशन वर्ड दिया हुआ है, इनके लेटर्स यूज किए गए हैं। तो दिमाग लगाइए जरा, पॉज करिए स्क्रीन को, और फिर हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया या नहीं। ओके, सो आई थिंक आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। थोड़ा जीके भी चाहिए इसमें क्योंकि कंट्री का नाम है, अब कंट्री का नाम याद होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि जो वर्ड है, मुझे जितना ध्यान आ रहा है कि यहाँ पर जो आपको NAIR दिखेगा, इसके लेटर्स को अगर आप अरेंज कर दें वापस से तो आपका जो कंट्री का नाम बनने वाला है वो क्या है, वो है ईरान। क्या बनेगा, ईरान। ईरान को इन्होंने जंबल्ड फॉर्म में यहाँ पर अरेंज कर दिया, और अरेंज करके बना दिया NAIR। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कंट्री का नाम आप नहीं निकाल पाओगे, कंट्री का नाम जो है NAIR से ही हमें देखने को मिलेगा। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12। आंसर देखिए डी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 to 18 में जो है अलग से हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ईच ऑफ द क्वेश्चंस हैज अ ग्रुप ऑफ 5 रिलेटेड टर्म्स। तो हमें यहां पर क्या दिए हुए हैं, 5 अलग अलग टर्म्स दिए हुए हैं, एंड दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अरेंज दैम इन अ लॉजिकली सिक्वेंशियल ऑर्डर। मतलब यहां पर ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है लॉजिकल ऑर्डर से। लॉजिकल ऑर्डर मतलब ये होगा कि मान लीजिए मैंने 5 वर्ड ऐसे दे दिए कि 5 वर्ड कैसे हैं, माई हेड, माई हैंड, देन माई स्टमक, देन माई लेग, देन माई टो।
तो आपको अरेंज करना है इसको। देखिए अब अरेंज अगर करना है तो मुझे लॉजिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो मैं ऑप्शंस को चेक करूंगा भाई, या तो नीचे से ऊपर की तरफ उन्होंने देखा होगा या ऊपर से नीचे की तरफ देखा होगा। तो जब मैं अरेंजमेंट करूंगा तो पहले मैं हेड देखूंगा, फिर हैंड की बात होगी, फिर स्टमक की बात होगी, फिर लेग की बात होगी और फिर जो है आपके यहाँ पर टो की बात होगी। या अगर हम बात करें, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है तो सबसे पहले हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम कहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो हम सबसे पहले अपने माउथ को यूज़ करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, देन हमारा ईसोफेगस हो जाता है, उसके बाद हमारा जो है स्टमक में चला जाता है, देन हमारा रोल आ जाता है इंटेस्टाइन का। इस तरीके से भी आपका लॉजिकल ऑर्डर में यूज़ किया जा सकता है। मतलब आपका बेसिक अगर नॉलेज, थोड़ी सी जीके की बेसिक नॉलेज हो, थोड़ा कॉमन सेंस अगर आप लगा पाओ, ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो आसपास की चीज़ों की, तभी यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस आप सही कर पाएंगे। जैसे कि पिछला ही क्वेश्चन हमने देखा था, अगर आपको कंट्री के नाम नहीं पता हो, ठीक है, या आपको ज्योमेट्रिकल फिगर के नाम नहीं पता हो, तो आप वहां पर दिमाग नहीं लगा पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपके आसपास की नॉलेज प्लस रीजनिंग दोनों चीजें यहां पर यूज कर ली जाती हैं। तो लॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है और ये क्वेश्चन जो है वो देखिए इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको यहां पर 5 डिफरेंट टर्म्स या वर्ड्स दिए हुए हैं, सेल, प्रोसेस, परचेज, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। लेफ्ट टू राइट देखना है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा और फिर कौन सा। इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करना होता है। तो हम एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें कि अगर मैं इन सारे वर्ड्स को देखता हूं तो मुझे आखिरी वर्ड क्या लगता है कौन सा हो सकता है और फर्स्ट वर्ड कौन सा हो सकता है। तो मुझे एक चीज तो समझ में आती है कि ये मेरा फर्स्ट वर्ड होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हम बाकी चीज़ों को प्रोसेस या फिनिश गुड बना सकते हैं। और लास्ट वाला जो मुझे वर्ड दिखता है वो फिनिश गुड दिखता है। तो अगर मैं देखता हूं कि फर्स्ट यहां पर कहां दिया, ये फोर्थ वाला जो है वो कहां पर दिया हुआ है, फोर्थ वाला अगर आप देखें यहां पर दिया हुआ और यहां पर दिया है, मतलब मेरा आंसर बी और सी में से एक हो सकता है। और मैंने जब देखा कि लास्ट में मुझे क्या होना चाहिए, लास्ट में जो है यहां पर फिफ्थ होना चाहिए फिनिश गुड। लेकिन फिनिश्ड गुड का भी एक और लास्ट चीज है, वो क्या है कि भाई फिनिश्ड गुड को मैं सेल कर सकता हूं। फिनिश्ड गुड को मुझे क्या करना है, सेल करना है। तो मैंने देखा कि भाई सेल करना है तो यहां पर जो लास्ट है वो क्या आएगा, यहां पर इसको फोर्थ या फिफ्थ इस तरीके से नहीं लिखता हूं, नंबरिंग कर देता हूं कि ये 1 नंबर पे आएगा। और पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि ये 5th नंबर पे आएगा। लेकिन फिर मैंने क्या देखा कि जब मैंने बी और सी को देखा तो मुझे लास्ट में यहां पर 5 नहीं दिखा। और फिर मैंने वापस से इन वर्ड्स को जब देखा तो मैंने क्या देखा कि फिनिश गुड को मुझे सेल भी तो करना है, तो 5th नंबर पर कौन आएगा, 5th नंबर पर सेल आएगा। तो यहां पर बी और सी दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं। दैट मीन्स दोनों में आपके फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप सेम है, तो आपको बीच वाला चेक जरूर करना पड़ेगा। बट कभी कभी कुछ ऑप्शंस में आप फर्स्ट वाला और लास्ट वाले को देख के जो है एलिमिनेशन करके आप आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपका काम क्या होगा, सबसे पहला रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को आपको क्या करना है, परचेज करना पड़ेगा। परचेज करना पड़ेगा तो ये आपको दिख रहा है। फिर आपको उसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है, उसको फिनिश गुड बनाना है। फिनिश गुड बनाने के बाद उसको आपको सेल करना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए आंसर आपको क्या मिलने वाला है, ऑप्शन बी जो है वो मिलने वाला है आपको। यहां पर ध्यान से देखिए, बस इतना ही डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि कौन सा 2 नंबर पे आएगा, प्रोसेस या परचेज। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल को परचेज किए बिना हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि भाई परचेज पहले होगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। तो देख पा रहे होंगे कैसे हमने यहां पर अपना जो प्रैक्टिकल आसपास की चीजें हमने जो देखी समझी उसको मैंने यहां पर यूज किया और उसको यूज करके मैंने यहां पर आंसर किया। अगर आप सिंपली सोचें कि इसमें मैथमेटिक्स या कोई बेसिक सी रीजनिंग लग रही होगी तो ऐसा नहीं है। आसपास के थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा नॉलेज यूज करना पड़ेगा, इन वर्ड से रिलेटेड जो मीनिंग है उसको देखना पड़ेगा और फिर जो है लॉजिकली इनको अरेंज करना पड़ेगा। सो आंसर हो गया यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए, थोड़ा सा साइंस अगर आपका अच्छा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को जो है कर पाएंगे। हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यूवी रेज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। पॉज करके दिमाग लगाइए जब तक, क्योंकि आप तुरंत मेरा वीडियो ऐसी लाइन से देखते रहेंगे तो आपका दिमाग कैसे लगेगा। पॉज करके दिमाग जरूर लगाइए। तो आई थिंक आप लोगों ने पॉज किया होगा और आंसर कुछ आपने निकाला भी होगा।
सो यहां पर देखिए क्या है, सबसे पहले भाई ग्रीन हाउस गैसेस पहले तो नहीं आ जाएंगी, तो किसी के द्वारा पैदा की जाएंगी, कोई ना कोई तो प्रोड्यूस करेगा। तो मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सबसे पहले आना चाहिए, वो सबसे पहले आना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, जिसमें कि मुझे ये जो सेकंड वाला जो टर्म है या वर्ड है वो मुझे देखने को मिल रहा है सबसे पहले लिखा हुआ। मतलब बी और सी को तो मैं एलिमिनेट यहां पर कर सकता हूं, और बी और सी में फोर्थ यहां पर दिया हुआ था, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जो कि पहले तुरंत ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग कोई तो करेगा ना प्रोड्यूस, किसी के कारण होगी ना ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग किसके द्वारा हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के द्वारा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो ध्यान से देखिए वो क्या करने वाली है, वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो प्रोड्यूस करने वाली है। वो जब ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करेगी तो ये आएगा सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में आपकी फर्स्ट वाली आनी चाहिए स्टेप, यहां पर फर्स्ट वाली नहीं है, तो मेरा आंसर तो ए आ गया, ये मुझे समझ में आ रहा है, बट तब भी चेक कर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसके कारण क्या होगा? ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। ओजोन लेयर डिप्लीशन होने से क्या होगा? जो यूवी रेज हैं वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से अंदर जो है एंटर कर जाएंगी, और जब एंटर कर जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। सो बेसिक जीके, बेसिक साइंस अगर हमारा अच्छा है तो हम जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। और आपकी अंडरस्टैंडिंग की इन वर्ड्स के बारे में नॉलेज है, लेकिन इनकी आपस में क्या रिलेशन है अगर वो आप लॉजिकली नहीं सोच सकते हो तो आप इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। आहा, बहुत ही बढ़िया। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, रूबी जुबली, डायमंड जुबली, ये नाम सुने होंगे। जब महारत्न कंपनी सेलिब्रेट करती है, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेलिब्रेट करती हैं, आपके दादा दादी या मम्मी पापा की जब एनिवर्सरी होती है तो हम वहाँ पर ऐसा बोलते हैं, है ना, ये जुबली वर्ड यूज़ करते हैं। तो सिल्वर जुबली हो गई, डायमंड जुबली हो गई, इस तरीके से आपने वर्ड सुने होंगे। तो एग्जैक्टली है क्या? ये है आपके कुछ नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जब सेलिब्रेशन होता है तो हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं, या ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, मुझे क्योंकि आइडिया है कि सिल्वर जुबली जो होता है वो होता है 25 ईयर का, और सेंटिनरी जो होता है, क्योंकि सेंटिनरी आप इसमें सेंट वर्ड को ही देख सकते हैं, तो ये होता है आपका 100 ईयर का। सो मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो 4 है ये 4 2 से पहले आएगा। 4 जो है वो 2 से पहले आएगा। 4 2 से पहले है, 4 2 से पहले है, यहां पर 2 पहले आ गया 4 से, दैट इज नॉट पॉसिबल। और यहां पर भी देखिए 4 जो है वो 2 से पहले है, तो एक ऑप्शन तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। बट आपको आइडिया तो होना चाहिए। तो 25 ईयर का सिल्वर जुबली होता है, गोल्डन जुबली जो होता है 50 ईयर का होता है। मान लीजिए मुझे रूबी जुबली और डायमंड जुबली नहीं भी पता है, तो अब मैं क्या देख सकता हूं कि 4 जो है उसके बाद कहीं ना कहीं 1 आएगा, और 1 के बाद कहीं ना कहीं आपका 2 आएगा। मतलब 4 और 2 के बीच में 1 होना चाहिए। 4 और 2 के बीच में 1 यहाँ पर है, 4 और 2 के बीच में 1 यहाँ पर नहीं है, दिस इज नॉट माई आंसर। 4 और 2 के बीच में 1 है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो गया। मतलब मुझे रूबी जुबली और डायमंड जुबली के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो। लेकिन यहाँ पर 2 तो एलिमिनेट आपने कर दिए, बट ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, बिना उसके आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो रूबी जुबली की अगर मैं बात करता हूं तो 40 ईयर जो होता है जब कंप्लीट होता है तो हम उसको बोलते हैं रूबी जुबली, और जब डायमंड जुबली की हम बात करते हैं तो 60 ईयर जब कंप्लीट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायमंड जुबली। ये नॉलेज है, बहुत बढ़िया वाली चीज, मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, इसको याद भी रख लीजिए। सिल्वर जुबली 25 ईयर, उसके बाद रूबी जुबली 40 ईयर, उसके बाद डायमंड जुबली 60 ईयर, उसके बाद डायमंड जुबली के पहले गोल्डन जुबली 50 ईयर, उसके बाद डायमंड जुबली 60 ईयर, और उसके बाद आ जाएगा आपका 100 ईयर में सेंटिनरी। सिल्वर से ऊपर रूबी, रूबी से ऊपर गोल्डन, गोल्डन से ऊपर डायमंड। ये तो आप समझ भी सकते हैं ना, सिल्वर से ऊपर रूबी, रूबी से ऊपर गोल्डन, गोल्ड, गोल्ड के ऊपर डायमंड, तो आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है। सो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आ गए 4, 4 के बाद आ जाएंगे 3, 3 के बाद कौन आ जाना है, 40 के बाद आना है 50, मतलब 1, 1 के बाद किसको आना है, 1 के बाद आना है 5 को, 5 के बाद किसको आना है 2 को। ध्यान से देखिए 4 3 1,
43152। सो आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है? आंसर हमको दिख रहा है ऑप्शन डी, दैट इज 43152। और ये नंबर ऑफ ईयर आप याद भी रखिएगा, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, आगे आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगी। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन उठ के आ जाए, या कभी ना कभी कोई आपसे पूछ ले रूबी जुबली क्या होती है, डायमंड जुबली क्या होती है, तो आपको ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा ज्ञान जो है वो मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सीड, लर्न, मास्टर, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड। आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग को तो ये पता होना चाहिए कि भाई कैसे आप सक्सीड हो सकते हैं, कैसे आप मास्टर बन सकते हैं, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, प्रैक्टिस ये सब कौन सी स्टेप में आनी चाहिए। तो भाई सबसे फाइनल आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके आप अच्छे अच्छे एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप ओलंपियाड क्लियर करना चाहते हैं, देन आईआईटी जाना चाहते हैं, या आप मेडिकल करना चाहते हैं, आप या फर्दर अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। सिंपली मैंने 2 स्ट्रीम्स के नाम दिए हैं, लेकिन ऐसा 2 नहीं, आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, आप फैशन डिज़ाइनिंग में, बहुत सारी फील्ड्स हैं, एक फील्ड नहीं है। आप मैथमेटिक्स में बीएससी कर सकते हैं, आप सिंपली फिजिक्स की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं। लेकिन एट द एंड आपको क्या चाहिए? आपको सक्सीड होना है। सक्सीड कैसे होना है? कि आप उस नॉलेज को बहुत अच्छे लेवल तक गेन कर पाएँ, आपको बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिल जाए, या आप बिजनेस अपना ओपन करें, आप उसमें सक्सीड हो जाएं। तो एट द एंड सक्सेस पाना या सक्सीड होना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो 5th नंबर पे आना है वो यही आने वाला है। और जब 5th नंबर पे ये आना है, और आप देख भी सकते हैं 2 ऑप्शन में जो है फर्स्ट और फर्स्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स इसके चांसेस भी हैं लास्ट में आने के। ऐसा भी दिमाग लगा लो कि कौन सा स्टेप जो है ज़्यादा बार दिया हुआ है, ऐसा जनरली हमेशा नहीं होता है। जनरली जब एलिमिनेशन करना होता है तो हम इसको भी दिमाग में लगा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिंपली बोला कि एक आध वर्ड को पकड़ के हम काम कर सकते हैं, बट सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा कि भाई किसी चीज़ को पहले मैं समझूंगा। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप सबसे पहले उस चीज़ को क्या करेंगे? समझेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी अंडरस्टैंडिंग इज़ इंपॉर्टेंट। जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किसी चीज़ की, तो आप उसको क्या करेंगे? फिर उसके बाद लर्न करेंगे, उसके बाद याद करेंगे। सीधा रट्टा मारने बैठ जाएंगे तो रट्टू तोता कहलाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले किसी चीज़ को समझिए, उसके बाद उसको लर्न करिए। लर्न करने के बाद फिर क्या करना है? फिर आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक को समझा, अंडरस्टैंडिंग की, उसको लर्न किया, लर्न करने के बाद अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए, प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद आप उसमें क्या बन जाएंगे? आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि आपसे फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उस क्वेश्चन को तुरंत आंसर कर देंगे। तुरंत क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। और मास्टर बनने के बाद क्या हो जाएगा? आप सक्सीड हो जाएंगे। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 5th वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है। देन आपको 2nd चाहिए, देन 4th चाहिए, देन आपको 3rd चाहिए, एंड देन 1st चाहिए। तो आंसर क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि पहले आपको किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, देन लर्न करना है, देन प्रैक्टिस करना है, देन मास्टर बन जाएंगे, और देन सक्सीड। सो इस तरीके से यहाँ पर काम करना है। चलिए चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमारे पास जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो है फ्रूट, फ्लावर, पॉलिनेशन, बर्ड एंड सीड। सो अगेन यहाँ पर जो है साइंस या बायोलॉजी जो है उसका थोड़ा सा यूज़ है। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप दिमाग लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो बर्ड होता है उससे क्या बनता है? उससे बनता है फ्लावर। बर्ड जो है उससे क्या निकलता है? फ्लावर। फ्लावर जो है, फ्लावर हेल्प करता है पॉलिनेशन होने में। फ्लावर जो है वो हेल्प करता है किसमें? पॉलिनेशन होने में। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन से क्या बनता है? पॉलिनेशन से आपका फ्रूट बनता है। और फ्रूट किस चीज़ को आपको दे देता है? एट द एंड आपने मैंगो खाया, मैंगो खाने के बाद अंदर क्या बचता है? उसकी गुठली बचती है। और गुठली बचती है मतलब क्या बचता है? सीड, जिससे कि आप अगला प्लांट फिर उगा सकते हैं। तो सीड जो है वो कहाँ से मिलता है? फ्रूट से। सो बर्ड की हेल्प से फ्लावर, फ्लावर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से फ्रूट, फ्रूट से आपका सीड। तो सबसे पहले आपका फोर्थ वाला, फोर्थ के बाद आपका टू वाला, देन आपका पॉलिनेशन, थर्ड वाला, एंड देन उसके बाद आपका फ्रूट मतलब ये वाला। सो दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो गया। बी ऑप्शन के हिसाब से बर्ड, फ्लावर, पॉलिनेशन, फ्रूट एंड देन आपका यहाँ पर सीड बन जाता है।
तो आप देख पा रहे हो कैसे बेसिक साइंस, बेसिक जीके का उपयोग करके हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आंसर कर पा रहे हैं। सो अब हमें क्या करना है, ज्योग्राफी का उपयोग करना है, ज्योग्राफी का यूज करना है। ध्यान से देखिए, फ्लड, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले होगा। भाई पेड़ काटेंगे उसके बाद ही ये सारी चीजें होती हैं, फ्लड आना, ड्रॉट आना, सॉइल डिग्रेडेशन होना, सॉइल इरोजन होना। सो डिफॉरेस्टेशन मुझे जो दिख रहा है वो सबसे पहले काम दिख रहा है, डिफॉरेस्टेशन सबसे पहले दिख रहा है। और अगर आप आंसर देखें तो देखिए मैंने सीधा आंसर कर दिया उससे, क्यों? क्योंकि थर्ड वाला यहाँ पर दिया हुआ था और कहीं पर थर्ड जो है वो नहीं दिया था, सीधा एलिमिनेशन हो गया था। लेकिन तब भी हम देख लेते हैं, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन से आपका क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होने से फ्लड आएगा। भाई पेड़ कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लड आना है। फ्लड आया, फ्लड आने से क्या होगा, पानी भाई बहुत ज्यादा बहेगा तो सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल इरोजन होने से क्या होने वाला है, सॉइल इरोजन होने से वहां की फर्टाइल सॉइल चली जाएगी, और जब चली जाएगी तो सॉइल डिग्रेडेशन होगा। सॉइल डिग्रेडेशन होने से क्या होगा भाई, जब सॉइल इनफर्टाइल हो गई है, सॉइल डिग्रेड हो गई है, तो वहां पर सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, क्योंकि फसल वसल वहां पर कुछ उगने नहीं वाली है। सो सबसे पहले ध्यान से देखिए, थर्ड वाला, देन फ्लड वाला, देन सॉइल इरोजन वाला, देन सॉइल डिग्रेडेशन वाला, एंड देन ड्रॉट वाला। तो यहां पर अगेन आपने देखा कि ये टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये बेसिक अगेन बेसिक नॉलेज पर है। बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज अगर है तो हम बहुत ही आसानी से यहां पर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्लीमेंटेशन, प्रॉब्लम, रिजल्ट, आइडिया, एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो आपको सेकंड 2 बार दिख रहा है, मतलब प्रॉब्लम जो है दैट इज इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम को हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने दिमाग में क्या लाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में आइडिया लाएंगे। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने दिमाग में लाए आइडिया। तो मुझे क्या दिखता है, मुझे एक आंसर ये दिख रहा है, सेकंड और फोर्थ, क्योंकि ये इसमें सेकंड और फोर्थ नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन और ट्राई कर लेते हैं आगे की जो स्टेप्स हैं वो परफेक्ट आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। प्रॉब्लम जो थी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया लाए। आइडिया को हमने क्या किया, आइडिया को सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे कि एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ है और उसके बाद एग्जीक्यूशन दिया हुआ है। सो भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आइडिया अपने दिमाग में लाए, आइडिया को अब हम लगाएंगे मतलब इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन हम स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना, एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हो गया, देन एग्जीक्यूशन हो गया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। सो रिजल्ट आप देख सकते हैं आखिरी में दिया हुआ है। सो दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो ऑप्शन सी यहाँ पर मुझे मिलेगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका लॉजिकल ऑर्डर है और वर्ड फॉर्मेशन है। सो वर्ड फॉर्मेशन अगेन थोड़ा बेसिक, अगर आपका इंग्लिश का नॉलेज अच्छा है, प्लस मैंने आपको बता दिया किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जो है आपका बेसिक जो इंग्लिश नॉलेज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर वर्ड फॉर्मेशन वाले आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब मैंने आपको बताया कि जब हम लॉजिकल ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल ऑर्डर में आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे जिसे आपको अरेंज करना होता है लॉजिकली, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होंगे तो आपको उन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, वो एग्जैक्टली किस स्टेप पर कहां पर कौन सी चीज लाई करेगी, उसका बेसिक आइडिया आपको, वो सब्जेक्ट्स अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो ही आप बता सकते हैं। भाई अगर आपने बायोलॉजी, आपने साइंस, आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, आपने बेसिक इंग्लिश अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन वर्ड्स को, टर्म्स को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, लॉजिकली ऑर्डर में इनको आप अरेंज कर सकते हैं, बस क्वेश्चन आपका फिर सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका इतना ही, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, वर्ड फॉर्मेशन देखा और साथ ही साथ हमने लॉजिकल ऑर्डर देखा। आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज और साथ ही साथ अगर मैं बोलूँगा एनटीएनसी ओलंपियाड की कंप्लीट प्लेलिस्ट विद फुल डिटेल्स जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स के एप्लीकेशन में जो है वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है। आप
आपको करना कुछ नहीं है, आपको magnetbrains.com वेबसाइट ओपन करनी है। आपको इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर कोर्सेज देख सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने ओलंपियाड पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर प्लेलिस्ट होगी। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद फुल डिटेल यहाँ पर कोर्स आ जाएगा। आप यहाँ पर वीडियो की लिस्ट भी देख पाएंगे। आपने जैसे किसी वीडियो पर क्लिक किया, आपके सामने यहाँ पर विंडो ओपन होगी। आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई यहाँ पर कर सकते हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो एवरी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो है 10 AM पर इंग्लिश ओलंपियाड, 1 PM पर मैथ्स ओलंपियाड, 4 PM पर साइंस ओलंपियाड और 7 PM पर जीके ओलंपियाड के वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर डाले जाते हैं। आप बहुत ही आसानी से इनको देख सकते हैं। टाइमिंग आपके सामने है। जिस दिन डले, जिस टाइम पे डले, उसी टाइम पर आप वीडियोस को कंप्लीट करिए। पढ़ाई में कभी भी डिले नहीं करना चाहिए कि आज का काम कल छोड़ दें, कल का काम परसों छोड़ दें, फिर वो छूटता ही चला जाता है। सो आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है अच्छे से। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच।